रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की पिछली क्लासों में अपन ने बायोमोलिक्यूल्स जैव अणुओं के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट्स, उनके बनाने के मेथड्स, उनके टाइप, उनके फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे मोनोसेकेराइडों के हावर्थ सूत्र, उनकी संरचनाओं के पक्ष में प्रमाण, और इसके साथ में ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स के भी हावर्थ फार्मूले और उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे। उसी क्रम में लगातार अपन ने प्रोटीनों के लिए बात करी थी कि प्रोटीन कितने तरीके की होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और प्रोटीन के ही एक रूप जिससे प्रोटीन आपके बने होते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के बारे में बात करी थी कि एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। अब आज वहीं से अपन एमिनो एसिड्स के एक टॉपिक को और शुरू करेंगे, जहाँ एमिनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुण क्या होती हैं, वहाँ से क्या क्वेश्चन आपके पास में रेज हो सकते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की संरचना के बारे में इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एमिनो अम्लों के भौतिक गुण। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइनो एसिड्स, एमाइनो अम्लों के भौतिक गुण। पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा करी थी कि इनको एमिनो अम्ल क्यों कहते हैं। हमने वहाँ पर यह कहा था कि इसमें दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप हैं, NH2 समूह है और COOH समूह है, तो उसके कारण इन्हें एमिनो अम्ल कहा जाता है। कितने तरीके के थे? कुछ एमिनो एसिड ऐसे थे जिनका शरीर में संश्लेषण होता है, कुछ ऐसे थे जिनका संश्लेषण नहीं होता है। उनको अपन ने ट्रिक से याद भी किया था कि कौन से ऐसे हैं जिनको आप आवश्यक बोल सकते हो, कौन से ऐसे हैं जिनको अनावश्यक बोल सकते हो। लेकिन अब ये जो पहला थॉट यहाँ पर आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि क्या एमिनो एसिड जो होते हैं उनमें NH2 समूह और COOH समूह फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं? ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर उठाना लाजमी है क्योंकि NH2 समूह और COOH समूह जो है ये एसिड और एसिडिक और बेसिक ग्रुप हैं। तो ये प्रोटॉन के इंटरएक्शन से क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, जिसे आप एमाइड बॉन्ड कह सकते हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये आपस में जुड़े हुए हों, मुक्त नहीं हों। तो उन्हीं चीज़ों को अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में देखेंगे कि एमिनो एसिडों के भौतिक गुण क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको अपन देखें कि एमिनो अम्ल होते हैं वो रंगहीन होते हैं, अवाष्पशील होते हैं और सॉलिड कंडीशन के अंदर आते हैं। सबसे पहले है एमिनो एसिड्स आर कलरलेस, नॉन वोलेटाइल, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी एमिनो अम्ल कलरलेस, कलरलेस का मतलब हो गया रंगहीन, नॉन वोलेटाइल इसका मतलब हो गया अवाष्पशील, और क्रिस्टलाइन का मतलब हो गया क्रिस्टलीय। तो पहला पॉइंट फ्रेंड्स आपके पास में बना कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वो रंगहीन, अवाष्पशील, क्रिस्टलीय, ठोस होते हैं। यानी एमाइनो एसिड्स आर कलरलेस, नॉन वोलेटाइल, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। दूसरी अपन इसमें बात करें, हमने कहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, मतलब जब भी आप इनको गर्म करोगे ये वाष्पशील द्रव के अंदर नहीं बदलेंगे। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सॉलिड हैं तो द्रव में नहीं बदल रहे हैं तो किसी दूसरी कंडीशन के अंदर नहीं आ सकते हों। यदि इन्हें अपन इसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करें तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। एमिनो अम्लों का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि एमाइनो एसिड्स हैव
हाई मेल्टिंग पॉइंट, एमाइनो एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी एमिनो अम्लों के गलनांक हैं वो अत्यधिक उच्च हो जाते हैं। फिर अपन इसकी एक बात और करेंगे कि जनरली these are decomposed at melting point। अब दोस्तों इसका मीनिंग ये हुआ कि इनका गलनांक है वो बहुत उच्च होता है, और सामान्यतः, सभी के लिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, जनरली मैंने ये कहा है कि सामान्यतः ये अपने गलनांक पर अपघटित हो जाते हैं। डीकम्पोज्ड का मतलब हो गया अपघटित, यानी ये अपने गलनांक के ऊपर अपघटित हो जाते हैं। एक और फीचर इनका, इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि एमिनो एसिड्स आर soluble in water, acids, bases, but sparingly soluble in organic solvents। ये कहा एमिनो एसिड्स आर soluble in water, acids, bases, but sparingly soluble in organic solvent। कि एमिनो अम्ल होते हैं वो जल में, अम्लों में और क्षारों में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है अल्प विलय, अविलय नहीं है, अल्प विलय, या मैं ये कह सकता हूं कि कठिनाई से विलय, एक ही बात है, चाहे मैं इसको कह दूं अल्प विलय। कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में, अब साहब कार्बनिक विलायक कौन से? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात अपन करते हैं तो CCl4 है, CS2 है, बेंजीन है, ईथर है, इस तरीके के हैं, वो क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो कार्बनिक विलायकों में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। तो एमाइनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स, बेसिस, बट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी मैं बात करूंगा कि एमिनो अम्ल हैं ये आपके NH2 और COH समूह है। तो अपन ये आशा कर सकते हैं कि इनमें इस तरीके की बॉन्डिंग, एक अट्रैक्शन फोर्स है वो इनके अंदर होना चाहिए, और उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण तो अपन कह पा रहे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, उच्च होता है, और फिर ये मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। सो ऑल एमिनो एसिड्स। और एक और फीचर्स, यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पास में ये कहीं ना कहीं ग्रुप है एमिनो अम्लों का, ये मान लीजिए ग्रुप है, और यहाँ पर R है, तो R का मतलब क्या हुआ? कोई एल्काइल ग्रुप होगा। तो ये जो कार्बन एटम हो गया, ये कार्बन एटम कैसा है? ये अपने पास में एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी है वो अलग अलग डिफरेंट 4 ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ एमिनो एसिड्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है, या अपन ये कह दें कि किरेल कार्बन पाया जाता है। और जिसमें किरेल कार्बन होता है ड्यू टू किरेलिटी, उसके कारण उसमें किरेलिटी आ जाती है, और किरेलिटी आ जाए तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं, यानी प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। इसका मतलब लगभग सभी एमिनो अम्लों में एसिमेट्रिक कार्बन होता है, किरेल कार्बन एटम होता है। इसका मतलब ये किरेलिटी शो करते हैं, और यदि किरेलिटी शो कर रहे हैं तो ये हो गया कि ये प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
तो इसको भी मैं एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के तौर पे लिख सकता हूं। लेकिन एक एमिनो एसिड ऐसा है, जैसे यहां पर मैं ये बनाऊं NH2CH2COOH, तो क्या ये किरेल कार्बन है क्या? नहीं है। इसमें COH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है वो सेम है, तो ये आपका अकिरेल हो गया। और अकिरेल हो गया तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, यानी प्रकाशिक अक्रिय होगा या असक्रिय होगा। और ये एमिनो एसिड कौन सा हो गया? ये आपके पास में एमिनो एसिड हुआ ग्लाइसिन। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है, वो अपन ये कहें कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल एमिनो एसिड्स शो optical activity due to the presence of a chiral carbon atom, यानी एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल एमिनो एसिड्स शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कायरल कार्बन एटम, यानी ग्लाइसिन के अलावा सभी एमिनो अम्ल हैं वो प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें किरेल कार्बन परमाणु होता है। तो साहब यहां से ये भी आ गया कि वाई ग्लाइसिन डजंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये आपके पास में एक चीज बनी। यहां से एक और क्वेश्चंस है वो अपन ले सकते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर भी अपने को आना चाहिए। और वो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर साहब? वो ये बनेगा कि ग्लाइसिन जो है वो प्रकाशिक सक्रियता क्यों प्रदर्शित नहीं करता है। तो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास में ऐड कर रहा हूँ कि वाई ग्लाइसिन नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी ग्लाइसिन प्रकाशिक सक्रियता क्यों प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका कारण क्या है? बिकॉज ग्लाइसिन हैज नॉट किरेल कार्बन एटम। ड्यू टू दिस ग्लाइसिन इज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी ग्लाइसिन के अंदर किरेल कार्बन नहीं होता है, इसलिए ग्लाइसिन प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। या इसको ऐसे कह दे, वाई ग्लाइसिन इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, यानी ग्लाइसिन है वो प्रकाशिक अक्रिय क्यों है। तो उसका कारण भी यही है, बिकॉज ग्लाइसिन हैज नॉट किरेल कार्बन एटम, दैट्स वाई, और ड्यू टू दिस ग्लाइसिन इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक और चीज जो हमें यहां पर देखनी पड़ेगी कि जो अधिकांश एमिनो एसिड्स हैं वो एल एमिनो एसिड्स होते हैं, और इसी एल एमिनो एसिड होने के कारण ही ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी प्रदर्शित करते हैं। कि अधिकांश एमिनो एसिड्स, और कौन से? अल्फा एमिनो एसिड्स, यानी अधिकांश जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं वो एल एमिनो एसिड होते हैं, और इसी के कारण बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, यानी जैविक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अल्फा एमिनो अम्लों की। अल्फा एमिनो अम्ल कौन होते हैं? जिनमें NH2 समूह COOH समूह के पास वाले कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ हो, वो सारे अल्फा एमिनो एसिड कहलाते हैं। तो अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, नंबरिंग आप डालते जाना, जो भी अगला पॉइंट है उसकी नंबरिंग रहनी चाहिए आपके पास में। तो अगला आपके पास में मैं ये कहूँगा कि ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स आर एल एमिनो एसिड। अब ये एल कौन सा है?
एल वो डी और एल सिस्टम जो अपन ने नेम करा था, किरेल कार्बन एटम पर ग्रुप कैसे कैसे हैं, तो अधिकांश अल्फा एमिनो एसिड हैं वो एल एमिनो एसिड होते हैं, डी एमिनो एसिड नहीं होते हैं। तो कैपिटल एल ध्यान रखना है, छोटा वाला एल नहीं। तो एल एमिनो एसिड हैं और ड्यू टू दिस, इसी के कारण से अल्फा एमिनो एसिड्स शो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी इसी के कारण जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो जैविक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत मेन फीचर्स आपके पास में एमिनो अम्लों के भौतिक गुणों के हैं। बहुत अच्छे फीचर्स हैं, नोट करके आपको रखना है, चाहे आपकी बुक में है या नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके पास में क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी साल बोर्ड की एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के पेपर में आपको ये पूछा गया था कि उस एमिनो अम्ल का नाम बताइए जो प्रकाशिक सक्रियता नहीं दर्शाता है या प्रकाशिक अक्रिय होता है, दैट इज ग्लाइसिन। तो इस कारण से मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अब मैं यहाँ पर दो फिजिकल प्रॉपर्टीज की और बात करूँगा, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने आप में आपके पास में पॉइंट्स ही हैं, अपने आप में क्वेश्चन भी हैं वहाँ पर कि एमिनो एसिड्स के बारे में आपको एक चीज़ पूछी जाएगी और वहाँ से आपके पास में उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। एक बार बार आपको पूछा जाता है ज्वीटर आयन, एमिनो अम्लों से एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये कि एमिनो अम्ल हैं वो ज्वीटर आयन का निर्माण करते हैं। यानी अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि एमिनो एसिड्स फॉर्म एन इंटरनल सॉल्ट which is known as ज्वीटर आयन। यानी एमिनो अम्ल हैं वो एक आंतरिक लवण का निर्माण करते हैं जिसे ज्वीटर आयन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ज्वीटर आयन, यानी ज्वीटर आयन क्या है। अब इसको, इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं एक एमिनो एसिड आपके पास में लिख रहा हूं कि NH2 है मेरे पास में, CH2 और C डबल बॉन्ड O OH, ये एक एमिनो एसिड है जिसको मैंने ग्लाइसिन नाम दे दिया। ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है सबसे प्राइमरी, उसी का मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपके पास में रख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप क्या जानते हो, इस एमिनो एसिड से आप क्या जानते हो कि इसमें दो ग्रुप हैं साहब। ये दो ग्रुप कौन से हैं? NH2 ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं कि ये एमाइनो ग्रुप है, और COOH को अपन क्या बोलते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है आपके पास में। अब इनकी क्या फीचर है, देखो COOH समूह जो होता है उसमें टेंडेंसी है, वो क्या है, इस ग्रुप में ये ग्रुप क्या करता है, शो द टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन, यानी ये प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। उसी के कारण ड्यू टू दिस इट शो एसिडिक नेचर, इसी के कारण इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, अम्लीय है। यानी एमिनो अम्लों का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह है उसमें प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, और जिसमें प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो क्या करता है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि COH समूह अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। अब दूसरे ग्रुप का पर विचार करो,
यहां एमाइनो ग्रुप है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो जो ये प्रोटॉन त्याग रहा है वो ये प्रोटॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी रख रहा है। तो यहां पर क्या है, ये किस तरीके की टेंडेंसी रख रहा है, शो द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी ये प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख रहा है। और इस प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण इसकी जो नेचर है, इसकी प्रकृति है, वो कैसी है, बेसिक नेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक नेचर शो कर रहा है वो COOH समूह के कारण कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है वो NH2 समूह के कारण कर रहा है। और किस कारण से कर रहा है, ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, कहीं बाहर से आपके पास में प्रोटॉन नहीं आ रहा। तो जब भी विलयन के अंदर इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, एक इंटरनल सॉल्ट बनेगा, एक लवण बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एसिडिक और बेसिक नेचर एक दूसरे को बराबर कर रही हैं, और बराबर कर देंगी मतलब ऑलमोस्ट एमिनो एसिड है वो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब एक इंटरनल सॉल्ट बना। अब उस इंटरनल सॉल्ट को आप ज्वीटर आयन कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? अब इसके कारण से क्या हुआ, देखो, ये एक इंटरनल सॉल्ट का निर्माण करेगा। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये C डबल बॉन्ड OH प्रोटॉन रिलीज करेगा। यहां से यदि प्रोटॉन निकल गया तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, माइनस का चार्ज आ गया। ये CH2 से आपका जुड़ा हुआ है। अब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, NH2 कर रहा है। तो NH2 का लोन पेयर खत्म हो गया, 3 हाइड्रोजन इस पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो ये NH3 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने और प्रोटॉन रिलीज करने से एक ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक ग्रुप है वो प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। इन दोनों के कारण एक इंटरनल साल्ट बन गया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, दो आपके पास में पोल बन रहे हैं। एक पोल है, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा साहब ये नेगेटिव टर्मिनल आपके पास में हो गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कहूंगा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। दोस्तों ध्यान रखो, क्या कहीं बाहर से ला करके प्रोटॉन जोड़ा, नहीं, इसी का हमने प्रोटॉन निकाला, इसी कंपाउंड में एक दूसरा ग्रुप था, उसको प्रोटॉन आपने दे दिया, यानी उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बाईपोलर कंपाउंड बन गया, या मैं ये कह दूं कि मेरे पास में एक बाईपोलर आयन बन गया या डाईपोलर आयन बन गया। यानी इसको हिंदी में यदि अपन बात करें तो एक द्विध्रुवीय आयन का निर्माण हो गया। ये द्विध्रुवीय आयन ही क्या है, आपका इंटरनल सॉल्ट है। किससे बना है, इंटरेक्शन से बना है। इन्हीं की इंटरेक्शन से, इन ग्रुपों की इंटरेक्शन से आपके पास में जो बाईपोलर आयन या जो इंटरनल सॉल्ट बना है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को ज्वीटर आयन बोला जाता है, या इसी को मैं एम्फोलाइट आयन भी कह सकता हूं। यानी ज्वीटर आयन को ज्वीटर आयन ही बोलते हैं। एम्फोलाइट आयन का मतलब हो गया कि एक उभयधर्मी आयन का आपके पास में निर्माण हो गया। तो एमिनो एसिड में ये एक टेंडेंसी है। अब दोस्तों इस चीज से आपने क्या समझा, पहले हिंदी में मैं आपके पास में वापस इसको रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा कि साहब एमिनो अम्ल हैं, उनमें NH2 समूह क्षारीय प्रकृति का होता है, तथा कार्बोक्सिलिक समूह है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कार्बोक्सिलिक समूह के प्रोटॉन त्यागने और NH2 समूह के प्रोटॉन ग्रहण करने से एक आंतरिक लवण का निर्माण होता है, जिसमें दो सिरे होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, जिसे बाईपोलर आयन या द्विध्रुवीय आयन कहते हैं। और इसी को ज्वीटर आयन या एम्फोलाइट आयन या उभयधर्मी आयन कहा जाता है। तो ये एक चीज आपके पास में बनी। सो इन एमिनो एसिड्स NH2 group show basic nature and COOH group shows acidic nature. Due to the interaction between NH2 and COOH group, there is a salt form which is known as internal salt, and this internal salt has
डाइपोल विच इज नॉन एज ज्वीटराइन और एम्फोलाइट आयन। तो ये एक पूरी चीज आपके पास में आई कि एमिनो अम्ल है वो ये ज्वीटराइन एम्फोलाइट आयन क्यों बनाते हैं। तो एग्जाम में आपके पास में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज ज्वीटराइन, व्हाट इज एम्फोलाइट आयन एंड व्हाई एमिनो एसिड फॉर्म ज्वीटराइन और एम्फोलाइट आयन। यानी ज्वीटराइन और उभयधर्मी आयन या एम्फोलाइट आयन क्या होता है या एमिनो अम्ल इसका निर्माण क्यों करते हैं। इस तरीके की लैंग्वेज से आपके पास में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एक इंटरैक्शन इन दोनों के बीच में हुई जिससे एक ने प्रोटॉन को रिलीज किया, एक ने प्रोटॉन को ग्रहण किया, उसी के कारण से आपके पास में ज्वीटर आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो इसलिए इसको एम्फोलाइट आयन या उभयधर्मी आयन भी कहते हैं। मतलब ज्वीटर आयन है वो आपके पास में न्यूट्रल होता है, दोनों तरीके की प्रकृति है, वो शो करता है कि एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी होता है। तो एक एमिनो एसिड विलियन के अंदर जब इसको सॉल्यूट में डिजोल्व किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन बना दिया जाएगा, उस कंडीशन में ये एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में रह जाएंगे। एक इक्विलिब्रिया यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा या एग्जिबिट हो जाएगा। तो इसलिए ये ज्वीटर आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगला पॉइंट था आपके पास में कि एमिनो एसिड फॉर्म एन इंटरनल सॉल्ट विच इज नॉन एज ज्वीटर आयन। ये एक भौतिक गुण हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इस पर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन के तौर पे बताया कि ज्वीटर आयन है वो क्या होता है। ये फॉर्मेशन आपके पास में यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ ज्वीटर आयन वाला। इसी तरीके से एक और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से भी अपन एक क्वेश्चन रेज करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो लगभग एग्जाम में आपको पूछ ले जाते हैं बायोमोलिक्यूल से। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसका ध्यान रखिएगा, एंजॉय करते रहिएगा साथ साथ में कि ऑल एमिनो एसिड्स हैव आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये क्या चीज आ गई कि सभी एमिनो अम्ल हैं वो एक समविभव बिंदु रखते हैं। यानी सभी एमिनो अम्लों का एक समविभव बिंदु होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, एक डेफिनेट पॉइंट होता है उनका, उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या हिंदी में मैं बात करूं समविभव बिंदु, कि समविभव बिंदु इनका होता है। अब साहब ये समविभव बिंदु क्या है, इसको भी मैं बहुत डिटेल में आपके पास में एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि यही एमिनो एसिड यदि आपने लिया, NH2 था, CH2 था, COOH था, ये मेरे पास में क्या है, ये मैं इसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ और ये मेरे पास में मान लिया कोई एमिनो एसिड है। ये एमिनो एसिड को जब आप किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे तो उसका सॉल्यूशन बनेगा दोस्तों। और आपको पता है कि सॉल्यूशन में जब कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करने लग जाता है, उसका फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और अपोजिटली चार्ज्ड जो आयन होते हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं और उसी प्रोसीजर को अपन किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि ये एक एमिनो एसिड जब भी आपने इसका सॉल्यूशन बनाया, किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, तो NH2 ग्रुप है उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और COOH ग्रुप ने प्रोटॉन रिलीज करके एक स्ट्रक्चर बनाई। और इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दिया था साहब, ये वही चीज होगी कि एक इंटरैक्शन के कारण, द इंटरैक्शन बिटवीन COOH एंड NH2 ग्रुप टू फॉर्म एन इंटरनल सॉल्ट, और इस इंटरनल सॉल्ट का अपन ने नाम दे दिया था कि ये उस एमिनो एसिड का ज्वीटर आयन बना या एम्फोलाइट आयन अपने पास में बना। अब साहब आप क्या करोगे, ये आयन बन गया, लेकिन इस आयन पर क्या है,
पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो क्या ये किसी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? दोनों चार्ज की जो अमाउंट है वो बराबर है, यानी जो आवेश है विपरीत आवेशित, वो विपरीत आवेश इसके अंदर बराबर मात्रा में है। तो यदि दोनों तरफ आपके पास में बराबर ताकत लग रही है तो ये किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक और चीज इससे निकाल सकता हूँ कि ज्वीटर आयन और एम्फोलाइट आयन कैन नॉट माइग्रेट और कैन नॉट मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, यानी ये इलेक्ट्रॉनों की तरफ गमन नहीं कर सकता है। कौन? ज्वीटर आयन या एम्फोलाइट आयन। तो जब गमन नहीं करता, इसका मतलब तो जो एमिनो एसिड हैं वो एमिनो एसिड विद्युतीय गुण या जो धारा के प्रवाह के कारण जो गुण उत्पन्न हो जाए, विद्युत अपघटन की जो प्रोसेस है उसका पालन करेंगे नहीं, यानी ये शो नहीं करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि एमिनो एसिड है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब वो किस कारण करते हैं? इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपका मीडियम लिया है, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन में एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है, यानी इंटेंसिटी ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ मीडियम इसके ऊपर निर्भर करेगा। यानी अम्लीयता और क्षारीयता है उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा कि माध्यम है वो अम्लीय है या माध्यम है वो कैसा है, क्षारीय है। तो उस हिसाब से ये तय होगा कि ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेगा। अब मैं यहां पर आपके पास में एक कंडीशन ले रहा हूं साहब, जिसको मैं स्थिति 1 बोल रहा हूं, और स्थिति 1 में मैं ये कह रहा हूं, इफ द मीडियम इज स्ट्रांगली एसिडिक, यानी यदि माध्यम है वो प्रबल अम्लीय हो तो फिर क्या होगा? स्ट्रांगली एसिडिक का मतलब प्रबल अम्लीय माध्यम यदि आपके पास में है तो फिर यहां पर क्या होना चाहिए? अब माध्यम यदि तीव्र अम्लीय है तो देखिए NH3+ हुआ, CH2COO माइनस, स्ट्रक्चर सेकंड थी आपके पास में ज्वीटर आयन। अम्लीय माध्यम होगा तो क्या होगा साहब? अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन ग्रहण किया जाएगा, यही तो कहानी होगी। और ये कहाँ है? सॉल्वेंट है, वाटर आपका जल में घुलनशील है ना, तो वाटर H+ आयनों को एक्सेप्ट करके और क्या कर लेता है साहब? H3O+ बना देता है। इसका मतलब मीडियम एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास में है। ये क्या है? ये आपके पास में न्यूट्रल था ना, और ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। अब यहां से क्या टेंडेंसी होगी? यहां पर आपके पास में क्या टेंडेंसी हो सकती है? यहां पर H+ आयन की अधिकता है। H+ आयन कहां जुड़ेंगे साहब? COOH ग्रुप के ऊपर जुड़ जाएंगे। तो एक ही चार्ज तो रहेगा ना फिर इसके ऊपर, कि यहां से H+ आएंगे और वो H+ आयन कहां पर जुड़ेंगे? O- पर, ऑक्सीजन माइनस पर जुड़ जाएंगे, और आपके पास में इस तरह की कंडीशन होगी कि NH3CH2COOH, और जो आपका H3O हाइड्रोनियम आयन था वो किस में बदल गया? वाटर में बदल गया। अब आपके पास में एक बाईपोलर आयन नहीं है, अब आपके पास में मोनोपोलर आयन है, मतलब प्योर एक या तो केटाइन होगा या फिर एनाइन होगा। तो यदि किसी सॉल्यूशन में केटाइन और एनाइन बनते हैं तो वो केटाइन और एनाइन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब अब क्या होगा? ये आपके पास में क्या बना है साहब? केटाइन बना है, धनाइन हो गया। ये स्ट्रक्चर में मान लेता हूं थर्ड स्ट्रक्चर आपके पास में बनी। कब बनी? जब आपका मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक था। तो ये केटाइन है वो क्या करेगा? मूव टूवर्ड्स किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है? कैथोड होता है। तो कैथोड पर जाएगा, मूव टूवर्ड्स कैथोड, यानी ये कैथोड की ओर जाने लग जाएगा। मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस आर पॉसिबल इन द सॉल्यूशन,
और आयनों की गतिशीलता संभव हो गई और गतिशीलता संभव हो गई, सो देयर इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और देयर इज करंट फ्लो। यानी इस विलयन में अब क्या होगा, धारा का प्रवाह संभव हो जाएगा। और उसी प्रोसीजर को अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं। इस चीज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं 2 इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं। एक इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है, और यहां पर आपके क्या भरा हुआ है, एमिनो अम्लों का एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा साहब, एमिनो अम्ल का एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करेगा। यही कहानी होगी। और ये ज्विटर आयन इसके अंदर रहेगा और फिर मीडियम क्या हो, एसिडिक हो। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ये जो मीडियम है, माध्यम है, मीडियम इज स्ट्रांगली एसिडिक, यानी ये प्रबल अम्लीय प्रकृति का सॉल्यूशन है। और अम्लीय प्रकृति का सॉल्यूशन होगा तो इसमें कौन सा आयन हो जाएगा, यहां पर H3N प्लस CH2COOH, ये आयन रहेगा। और ये आयन क्या है, कैटायन। अब कैटायन किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा साहब, इस इलेक्ट्रोड की तरफ। ये इलेक्ट्रोड आपका कौन सा था, एनोड। ये इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया, कैथोड। तो ये जो पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, वो कौन सा इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया, कैथोड की ओर चला गया। तो ये पहली कंडीशन हुई आपके पास में कि ये जो स्ट्रक्चर आपके पास में बनी वो इस तरीके की बनी। अब इसी चीज को मैं एक दूसरे केस से, तो ये हिंदी में आपके पास में इस तरीके से निकला कि साहब, यदि माध्यम प्रबल अम्लीय प्रकृति का है तो जो ज्विटर आयन है वो किस में बदल गया, आपके कैटायन में बदल गया, धनायन के अंदर बदल जाता है, और वो धनायन फिर कैथोड की ओर गति करने लग जाता है। तो गति हो गई, इसका मतलब अब आपके पास में ये न्यूट्रल नहीं हो रहा है। अब जो दूसरी चीज मैं यहां से आपके पास में निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि माध्यम अम्लीय क्यों हो, माध्यम क्षारीय भी तो हो सकता है। तो यदि मैं यहां पर आपको कहूं कि सेकंड केस मेरे पास में ये बने कि इफ द मीडियम इज स्ट्रांगली बेसिक, यानी माध्यम आपके पास में कैसा हो, तीव्र क्षारीय हो। तो तीव्र क्षारीय होगा तो क्या होगा, देखो NH3 प्लस था, CH2 था, COO माइनस था। कौन सी स्ट्रक्चर थी, सेकंड। क्या नाम दिया था अपन ने इसको, ये दिया था ज्विटर आयन। अब माध्यम तीव्र क्षारीय है तो क्षारीय मीडियम में क्या होता है, OH माइनस आयन होते हैं साहब। अब ये OH माइनस कहाँ जुड़ेंगे, यहां तो नहीं जुड़ सकते, इसके साथ में इंटरेक्शन करेंगे और इससे प्रोटॉन निकल के आएगा, वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। कि यहां से NH3 है, इस NH3 से प्रोटॉन रिलीज होगा और वो H प्लस कहाँ जुड़ेगा, OH माइनस के साथ में। मतलब अब इसका चार्ज खत्म हो गया और इसका चार्ज रह जाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशन आएगी उसमें आपके पास में क्या रहा, NH2, ये लॉन पेयर इसके पास में रहेगा, CH2COOH, और OH माइनस के साथ H जुड़ा, देन it will be convert into H2. So this is the third structure, and the structure has only negative charge on oxygen atom of carboxylic group due to this protonic interaction, and this ion is called anion. और ये anion है तो ये क्या करेगा, move towards anode, यानी एनोड की ओर गति करने लग जाएगा। तो दोस्तों इसको अब यदि आप डायग्रामेटिकली इसको समझना चाहें, वही आपके पास में कंटेनर था साहब। इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक एनोड हो गया, एक आपके पास में कैथोड हो गया। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड है, और इसमें आपने एमिनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन भर रखा है। और मीडियम आपका कैसा है, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मीडियम इज स्ट्रांगली बेसिक,
यानी ये क्षारीय प्रकृति का माध्यम आपके पास में है, और क्षारीय प्रकृति का माध्यम होगा तो कौन सा एमिनो एसिड रहेगा, आयन रहेगा NH2CH2COO-। ये आयन आपके पास में यहाँ पर सॉल्यूशन में रहेगा। इस आयन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो ये दो चीजें आपके पास में हुई कि यदि माध्यम तीव्र अम्लीय था तो जो एमिनो अम्लों का आयन है वो कैथोड की तरफ गमन करता है, और यदि माध्यम आपका क्षारीय प्रकृति का था तो एमिनो अम्लों का आयन है वो किसकी तरफ गमन कर रहा है, एनोड की ओर गमन कर रहा है। यानी इफ द मीडियम इज स्ट्रांगली एसिड देन द आयन ऑफ एमिनो एसिड मूव टूवर्ड्स कैथोड, and if the medium is strongly acidic then the ion of amino acids move towards anode। ये कहानी हो जाती है। लेकिन अब मैं ये बात करूं कि यदि इन दोनों आयनों की सांद्रताएं बराबर हो जाए, यानी जो कैटाइन और एनाइन आपके पास में बना है उस आयन की आपके पास में सांद्रताएं बराबर हो जाएं कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द आयंस आर इक्वल देन द आयन ऑफ एमिनो एसिड does not move towards any electrode। यानी यदि मैं ये कह दूं कि अब देखो मेरे पास में क्या आयन था, ये आयन था ना एक COO- COOH, एक आयन तो ये था। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए किस आयन के, NH2CH2COO- के। यानी द कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, देन द आयन ऑफ एमिनो एसिड डज नॉट मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड। तब ये किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन नहीं करेगा। तो अब इसके लिए आप क्या बोलेंगे? अब मैं इसके लिए एक चीज यहां पर निकाल रहा हूं, ये किसके कारण हो सकता है? ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के कारण हो सकता है, जिसको आप पीएच बोलते हो। तो विलयन में वह बिंदु या वह पीएच या वह हाइड्रोजन आयन सांद्रता जिस पर एमिनो अम्लों का आयन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन नहीं करता है, तो मैं अब ये बात करूंगा यहां पर कि विलयन में वह बिंदु या वह पीएच या वह हाइड्रोजन आयन सांद्रता जिस पर एमिनो अम्लों का आयन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन नहीं करता है, सम विभव बिंदु कहलाता है। तो दोस्तों, इस परिभाषा के लिए हमने इतनी माथापच्ची करी है। तो एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट नोट आपको यहाँ पर आता है, तो जो ये मैंने डायग्रामेटिक निरूपण किया, ये आपकी आरबीएससी की जो बुक है उसमें इस तरीके से नहीं मिलेंगे। हाँ, एक्सप्लेनेशन आपको इसी तरीके से देनी है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। विलयन में वह बिंदु, वह पीएच या वह हाइड्रोजन आयन सांद्रता जिस पर एमिनो अम्लों का आयन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन नहीं करता है, सब विभव बिंदु कहलाता है। सो that point
or pH or concentration of hydrogen ion in the solution at which the ion of amino acid does not move towards any electrode is called isoelectric point। ये कह रहा था कि that point or pH or the concentration of hydrogen ion in the solution at which the ion of amino acid does not move towards any electrode is called isoelectric point। हाँ, अलग अलग एमिनो अम्लों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु अलग अलग हो सकता है। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड मे बी डिफर, लेकिन एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो निश्चित होता है, स्थिर होता है। यह भी ध्यान रखना, एक ही प्रकार के एमिनो अम्ल का जो समविभव बिंदु होता है वो स्थिर होता है, यानी उसके लिए पीएच है वो फिक्स होती है, लेकिन अलग अलग एमिनो एसिड लिए हैं तो आपके पास में जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। तो दोस्तों ये आपके पास में दो एक्स्ट्रा जो पॉइंट बने कि ज्विटर आयन क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, बहुत डिटेल में आपने इनकी स्टडी करी है। इतनी आपके ज्विटर आयन फिर भी आपको आपकी बुक में उसी तरीके से मिलेगा, लेकिन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ आपकी बुक के अंदर नहीं होगा। तो ये काम आपको यहीं पर करना है। इट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये भी ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस में है और इससे पहले इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये आप दिमाग से निकालना कि बुक के अंदर तो केवल इतना दे रखा है कि ये समविभव बिंदु होता है, लेकिन क्या है वो समविभव बिंदु, कैसे होता है, किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे, वो चीज़ बुक में नहीं है। तो वो चीज़ आप यहाँ से अडॉप्ट करोगे और इसी तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो मार्क कर लीजिएगा ज्विटर आयन को और मार्क कर लीजिएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से। सो ये आपके एमिनो अम्लों की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास में हुई। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ से निकालूंगा, वो कई बार वहाँ से भी आपके पास में प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि एमिनो एसिड हैं वो प्रोटीन कैसे बनाते हैं। सो एमिनो एसिड डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, एक एमिनो एसिड दूसरे से, दूसरा तीसरे से, या दो से ज़्यादा एमिनो एसिड हैं वो परस्पर जुड़ते हैं, और वो जुड़ते हैं तो एक एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और उसी एमाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो आपको इस बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये पेप्टाइड क्या होता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। दोनों के बारे में पूछें। पेप्टाइड है वो एक कंपाउंड बन रहा है आपके पास में एमिनो एसिडों के जो साथ जुड़ने से, और पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, जिस एमाइड बॉन्ड की सहायता से आपके एमिनो एसिड परस्पर जुड़े रहते हैं उसको आप क्या बोलोगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलोगे। सो यहां पर इसको अपन क्या कहेंगे कि व्हेन टू or more than 2 amino acids are joined together when 2 or more than 2 amino acids are joined together by amide bonds, that is CONH, ये एमाइड बॉन्ड है।
तो जॉइंट टुगेदर बाय एमाइड बॉन्ड, देन peptide is formed and the amide bond between two amino acids are known as peptide bond। यानी जब दो या दो से ज़्यादा एमिनो एसिड हैं वो एक दूसरे के साथ एमाइड बंध से जुड़ते हैं तो देन उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बोलेंगे। और जो एमाइड बॉन्ड दो एमिनो एसिड के बीच में बना है उसको आप क्या बोलोगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलोगे। अब जुड़ने वाले एमिनो एसिड एक ही तरह के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो कैसे जुड़ते हैं, एक मेरे पास में ग्रुप है साहब NH2CH2COOH, ये कोई एमिनो एसिड है। इसको कोई आपको पर्टिकुलर नाम देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे नाम मैं बता रहा हूँ, इसका ग्लाइसिन होता है। इसको मैंने नाम दे दिया कि साहब ये एमिनो एसिड का फर्स्ट मॉलिक्यूल है, एमिनो अम्ल का एक अणु आपके पास में है। अब ये इसके साथ में भी ये दूसरा मॉलिक्यूल ये भी हो सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल इससे अलग भी हो सकता है। जैसे चलो मैं बात करता हूं कि CH3COOH, ये मेरे पास में एमिनो अम्ल का सेकंड मॉलिक्यूल है। एंड देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ एमिनो एसिड्स, एक एमिनो एसिड ये है, एक एमिनो एसिड मेरे पास में ये। अब ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा साहब, क्योंकि बाई फंक्शनल ग्रुप है ना। तो वही जैसे पॉलीमर में अपन ने बात करी थी कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है जिसमें वो मोनोमर यूनिट पार्टिसिपेट करती हैं जिसमें बाई फंक्शनल ग्रुप होते हैं या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो दो फंक्शनल ग्रुप हैं दोनों के अंदर, दो हैं। तो जब ये आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा साहब, यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है एक एमिनो एसिड का, उसका OH, और दूसरे का जो एमिनो ग्रुप है उसका H, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और वो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद में जो कंपाउंड आपके पास में बना है वो कंपाउंड क्या हो गया साहब, ये CONH बॉन्ड आया। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 और COOH, ये एक कंपाउंड बना। अब दोस्तों ये एमिनो एसिड का फर्स्ट मॉलिक्यूल का पोर्शन है, ये एमिनो एसिड के सेकंड मॉलिक्यूल का पोर्शन है। सो दो एमिनो एसिड हैं वो किसके थ्रू जुड़े रहे हैं, CONH बॉन्ड के द्वारा। और ये आपका पास क्या है, एमाइड बॉन्ड है। इसी एमाइड बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। यानी ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन दो एमिनो एसिड के बीच में हो गई। सो जनरली आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, अब देखो एक जनरल सी चीज है आपके पास में कि जब दो एमिनो एसिड जुड़ते हैं कितने पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, एक का। जब तीन जुड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। चार जुड़ जाएंगे तो तीन। यानी पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या हमेशा क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड से लेस देन 1 होती है, हमेशा एक कम होगी। तो मैं कह दूं कि 4 एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे। और अब एक और चीज आपके पास में ये ध्यान रखनी है, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स मिनिमम 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हो सकते हैं एंड सो ऑन। सो उसका जो नेम होगा, जो पेप्टाइड बनेगा उसका नेम क्या होगा साहब, जिसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं उसको आप क्या बोलोगे, डाई पेप्टाइड बोलेंगे। जिसमें 3 बन रहे हैं उसको ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे। जिसमें 4 बन रहे हैं उसको टेट्रा पेप्टाइड बोला जाएगा। जिसमें 5 बन रहे हैं पेंटा पेप्टाइड बोला जाएगा। तो इसी तरीके से ये संख्या चलती रहेगी।
तो इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स वी कैन क्लासिफाइड द एमिनो एसिड इन मोर कैटेगरीज, यानी बहुत सारी श्रेणियों के अंदर हम बांट सकते हैं। किस आधार पर? पेप्टाइड बंधों की संख्या के आधार पर। तो इस आधार पर 3 कैटेगरीज आपके पास में डिवाइड की हुई हैं। वो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो होता है ओलिगोपेप्टाइड, एक कैटेगरीज होती है जिसको अपन बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, और एक कैटेगरी को मैं बना देता हूं, वो है प्रोटीन। यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स वी कैन क्लासिफाइड पेप्टाइड्स इनटू 3 कैटेगरीज which is oligopeptide, polypeptide and protein। यानी पेप्टाइड बंधों की संख्या के आधार पर हम पेप्टाइडों को 3 भागों में या 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। और वो श्रेणियां कौन सी हैं साहब? ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन है। सो ओलिगोपेप्टाइड कब होंगी? जब वहां पर क्या हो, 2 से 9 पेप्टाइड बॉन्ड आपके पास में बन रहे हों। दूसरी फिर कहेंगे कि 10 से 100 बन रहे हों, और यदि 100 से ज़्यादा पेप्टाइड आपके पास में बन रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोटीन है। सो इफ द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज 2 to 9, then it will be called oligopeptide, and if the number of peptide bonds are 10 to 100, then it will be called polypeptide, and if the number of peptide bond is greater than 100, then it will be called protein। इसीलिए अपन कह रहे थे कि जो प्रोटीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड है। क्यों? पॉलीपेप्टाइड यही हो गया ना। तो प्रोटीन में 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड, 100 से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड आपके पास में बनाते हैं। और यही कारण था दोस्तों कि आपने ये कहा था कि यदि मैं प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करवा दूं, जल अपघटन करा दूं, तो वापस वो उन्हीं कंपाउंड्स में, उन्हीं कंपोनेंट्स में तो टूटेगा ना। तो प्रोटीन का यदि मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये क्या बनाएगा? ये पेप्टाइड बनाएगा। और पेप्टाइड किससे बन रहे हैं? एमिनो एसिड से बन रहे हैं। तो यदि मैंने पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो मेरे पास में क्या बनेंगे? एमिनो एसिड बनेंगे। और कौन से? जनरली हमने कहा ना, अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। So if we done partially hydrolysis of protein, then peptide is formed, and if we done complete hydrolysis of protein, then alpha amino acid is formed। तो यदि प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन किया जाता है तो पेप्टाइड बनते हैं, और यदि प्रोटीन का पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो अल्फा एमिनो एसिड बनते हैं। तो साहब ये पेप्टाइड बना। पेप्टाइड आपके पास में ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, ये भी हो गई। अब यहां से आप क्या चीज निकालोगे? ये इन पॉलीपेप्टाइड्स का जो नोमेनक्लेचर है वो किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर भी अपन 2 चीजें देखेंगे साहब, इनको कैसे लिखा जाता है और कैसे इसमें सिरे होते हैं। जैसे मान लीजिए NH2 CH2 CO NH CH CH3 COOH, ये एक पेप्टाइड आपके पास में बना। हमने ये कहा था कि ये एक एमिनो एसिड था जिसको हमने एमिनो एसिड 1 नाम दे दिया था। ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में एमिनो एसिड 2 था। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एमिनो एसिड वी हैव, देन वी कैन राइट इनटू द फॉलोइंग मैनर। तो हम इस तरीके से उसको लिख रहे हैं। अब यहां पर आपको ये देखना है कि जो बाईं साइड में है, लेफ्ट साइड में जो एमिनो एसिड है, उसका ये जो टर्मिनल आप ले रहे हो, इसमें एमिनो ग्रुप है, तो इसको बोला जाता है एन टर्मिनल। और जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, उसका ये जो ग्रुप आपके पास में आ गया, ये आपके पास में बन गया सी टर्मिनल, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, ये नाइट्रोजन वाला है, तो एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल है। इस एमिनो एसिड का ये एन टर्मिनल, इस एमिनो एसिड का ये जो कार्बन है ये क्या है? सी टर्मिनल है। ये इस एमिनो एसिड का एन टर्मिनल है और ये क्या है? सी टर्मिनल। तो ओवरऑल देखो, अब नेम लिखते समय आपको किधर जाना है?
एन टर्मिनल का नाम पहले लिखा जाता है और सी टर्मिनल का नाम बाद में लिखा जाता है। सो एन टर्मिनल के आधार पर अपन देखेंगे कि एन टर्मिनल ये है, तो ये एमिनो एसिड कौन सा था आपका, ग्लाइसिन था। तो ग्लाइसिन अब पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, इल के रूप में इनका नाम लिखते हैं। तो ग्लाइसिन का शॉर्ट एब्रीविएशन हो गया साहब GLY। अब मान लो ये आपके पास में क्या है, एलेनिन है, तो एलेनिन का क्या लिखा जाएगा, ALA ही लिखा जाएगा। तो इस पेप्टाइड का जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, GLY ALA, यानी ग्लाइसिन एलेनिन। ये आपके पास में क्या हुआ, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल। अब दोस्तों एक और माइंड ब्लोइंग चीज आपके पास में ये आएगी, वो क्या कि ये अलग था तो ग्लाइसिन था, ये अलग था तो एलेनिन था। जब ये जुड़ करके पेप्टाइड बना रहे हैं तब इसको क्या बोलो, किसका व्युत्पन्न मानोगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, डेरिवेटिव जो माना जाता है वो हमेशा सी टर्मिनल वाले का होता है। तो ये एमिनो एसिड है वो एलेनिन का डेरिवेटिव माना जाएगा, ना कि ग्लाइसिन का। नोमेनक्लेचर करते समय फर्स्ट वी कैन राइट एन टर्मिनल एंड सेकंड वी कैन राइट सी टर्मिनल ऑफ बोथ द एमिनो एसिड, यानी जो बाईं ओर है उसका एन टर्मिनल लेंगे, जो दाहिनी ओर है उसका सी टर्मिनल लेंगे, और दोनों का 3-3 अक्षरों का शॉर्ट एब्रीविएशन आप इस्तेमाल करोगे। लेकिन डेरिवेशन या व्युत्पन्न है वो किसका माना जाएगा, वो सी टर्मिनल वाले का। और सी टर्मिनल किसका है, इसमें एलेनिन का है, इसलिए ये जो पेप्टाइड बना है वो एलेनिन का व्युत्पन्न है। हालांकि नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ी सी मैंने इसलिए बता दिया कि आपके पास में सब पेप्टाइड्स आए हैं, तो इन पेप्टाइड के लिए मैंने ये चीज़ बताई। तो ये 3 चीज़ें, ज्विटराइन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन पर शॉर्ट नोट आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों तीनों टॉपिक्स को आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, ज्विटराइन बुक में आपको एज इट इज़ मिलेगा, लेकिन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया उस तरीके से नहीं मिलेगा। और जो पेप्टाइड है उसका ये नोमेनक्लेचर आपकी बुक में शायद आपके पास में थोड़ा सा कम होगा, इस तरीके से नहीं होगा। हालांकि नाम दे रखे होंगे इस तरीके से, 3 जुड़ जाएं तो आगे और उसका सी टर्मिनल आ जाएगा, तो उसका नाम उस तरीके से फिर दिया जाएगा। तो फिर ओलिगोपेप्टाइड को ही आप बांट सकते हैं, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, इस तरीके से। और जब 10 से ज़्यादा हो जाएं देन उनको कलेक्टिवली पॉलीपेप्टाइड बोलोगे, और 100 से ज़्यादा हो जाएं देन उसको प्रोटीन बोला जाता है। तो प्रोटीन वास्तव में क्या हुआ, प्रोटीन आपके पास में एक पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड यूनिट्स हैं, वो एमाइड बंधों के द्वारा या पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, एमिनो अम्लों की कुल संख्या में से एक कम होता है हमेशा। जैसे 2 एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो 1 पेप्टाइड बंध बनता है, 3 एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो 2 पेप्टाइड बंध बनते हैं, 4 एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते हैं। तो इसी तरीके से ये चीज़ें आगे चलती जाएंगी। अब दोस्तों अगली क्लास में अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीनों की संरचनाएं क्या है, किस किस तरीके की संरचनाओं में वो पाई जाती हैं, और डीनेचुरेशन कैसे होता है और रीनेचुरेशन भी कैसे होता है। ये प्रोटीन की अलग चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ें विद आपके थोड़े से मनोरंजन के साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने की, ताकि इजी वे में आपके समझ में आए। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, आपकी स्कूल का चैनल आपके लिए ही फायदेमंद है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।